A very good morning to everyone those are watching this video. In this video, we are going to understand what is the mean of the All India services, and further we proceed for the public services and the integrated judiciary system. Before starting this lecture, I make a request to everyone. Please go through my channel and subscribe and like and share to your friend circle. Let's start the today's subjects. All India services. Like any other federation, the center and the state also have their separate public services called as the central services and the public services. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग जितनी भी फेडरेशन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं वहाँ पर क्या होता है, सेंटर की यानी कि एक सर्विसेज होती हैं, उसी के सेपरेट अगर देखा जाए तो स्टेट की भी सर्विस कमीशन होता है इस तरीके, यानी सेंटर का सर्विस कमीशन सर्विसेज होती, सेंटर सर्विसेज होती हैं और स्टेट सर्विसेज होती हैं. ठीक है. अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें तो इंडिया के केस में जैसे IAS हो गया, ठीक है, IPS हो गया, IFS हो गया, ये 3 सर्विसेज ऐसी हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज में यानी कि इनको काउंट किया जाता है. ठीक है. उसी तरीके से स्टेट पर भी यानी कि जैसे PSC जो यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके द्वारा जो रिक्रूटेड यानी कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं. अगर देखा जाए ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इसमें जितने भी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जो अपनी पोजीशन को पाते हैं वो टॉप पोजीशन होती है, मतलब की पोस्ट होती है हमारे सेंटर या स्टेट में कहीं पर भी. ठीक है. और इनको रिक्रूट किया जाता है किसके द्वारा, हमारी सेंटर के द्वारा, और ट्रेंड भी यानी कि हमारी सेंटर के द्वारा ही किया जाता है. दिस सर्विसेज आर कंट्रोल्ड जॉइंटली बाय द सेंटर एंड द स्टेट. कहने का मतलब ये जो सर्विसेज हैं ये कंट्रोल्ड की जाती हैं यानी कि जॉइंटली तरीके से किसके, सेंटर और स्टेट के द्वारा से. अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल द इमीडिएट कंट्रोल वेस्टेड विद इन द स्टेट गवर्नमेंट. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये सर्विसेज हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें जो कंट्रोल देखने को मिलता है जॉइंटली अगर कंट्रोल देखा जाए तो किसका, यानी कि सेंट्रल स्टेट के द्वारा. और दूसरी बात ये है अल्टीमेट कंट्रोल जो होता है हमारी स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, लेकिन एक तुरंत का यानी कि जो कंट्रोल होता है इमीडिएट यानी कि कंट्रोल वो हमारा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है. ठीक है. हुआ क्या 1947 में जो पहले यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था ICS, जिसमें यानी कि उसमें यानी कि बदलाव करके एक नाम रखा गया उसका IAS, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. उसके बाद इंडियन यानी कि जो IP था पहले, मतलब इंडियन पुलिस, उसको यानी कि रिप्लेस करके इंडियन पुलिस सर्विसेज के नाम से भी जाना गया. बाद में 1966 में एक नई सर्विस ऐड की गई जिसको IFS, यानी कि यहाँ पर F स्टैंड नॉट फॉर यानी कि फॉरेन, इट्स स्टैंड फॉर फॉरेस्ट. तो यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि तीसरी सर्विस निकल के आती है जो ऑल इंडिया सर्विसेज में यानी कि उसको इंक्लूड किया गया. आर्टिकल यानी कि अगर मैं सिंपल बोलना चाहूँ इसमें कोई भी यानी कि बदलाव या मतलब कुछ भी दखलंदाजी की जाएगी तो उसके बारे में आर्टिकल 312 बताता है. क्या कि आर्टिकल 312 जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ द राज्यसभा रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट्स. कहने का मतलब यहाँ पर ये अगर हम कोई दूसरी ऑल इंडिया सर्विसेज लेकर आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ यानी कि फेरबदल किया जाएगा इस आर्टिकल 312 में, और उस सर्विसेज को ऐड किया जा सकता है या इन सर्विसेज में कुछ ना कुछ यानी कि मतलब मॉडिफिकेशन किया जा सकता है. ठीक है. ईच ऑफ दीज 3 ऑल इंडिया सर्विसेज irrespective of their division among the different states from a single service with common rights and status and uniform scales of pay throughout the country. कहने का मतलब each of these 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि अगर हम जो तीन पीछे अभी बात कर रहे थे तीनों IAS IPS एंड IFS, इन 3 सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे. इसके अलावा डिवीजन ऑफ डिफरेंट स्टेट यानी कि स्टेट्स का यानी कि जो डिवीजन है फॉर्म अ सिंगल सर्विसेज बोथ कॉमन राइट एंड द स्टेटस ऑफ द यूनिफॉर्म स्केल ऑफ द पे थ्रू आउट द कंट्री. कहने का मतलब यहाँ पर यह है चाहे यानी कि जो सर्विसेज कंडक्ट कराई जा रही है सेंटर के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है, और इसकी जो सर्विसेज होगी
पूरे हर एक स्टेट में की जाएगी। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी स्टेट में आप हैं तो आपको पे कम किया जाएगा, या किसी में ज़्यादा में, यानी किसी अदर स्टेट में आपको ज़्यादा पे किया आपको, यानी कि हम कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो पेइंग स्केल होता है वो थ्रू आउट यानी कि कंट्री बराबर देखने को मिलेगा। मतलब अगर कोई IAS ऑफिसर यूपी का है और कोई IAS ऑफिसर मध्य प्रदेश का है तो दोनों को बराबर सैलरी मिलेगी, ठीक है। जो भी फैसिलिटीज़ होंगी उस दोनों को बराबर मिलेंगी, किसी को न ज़्यादा या किसी को कम। Though the All India services violate the principle of the federalism under the constitution by restricting the autonomy and the patronage of the states, they are supported on the ground that, कहने का मतलब यद्यपि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो वॉयलेट करती हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म, यानी कि जो फेडरलिज्म का जो सिद्धांत है उसको यानी कि वॉयलेट करके चलती हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग द ऑटोनॉमी, क्या कर रही है, उसकी ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करके, एंड पैट्रोनज ऑफ द स्टेट्स दे आर सपोर्टेड, यानी कि उनको सपोर्ट किया जाता है ऑन द ग्राउंड एट, यानी कि उसके ग्राउंड पर कैसे, कि ये किस किस क्षेत्र में यानी मदद कर रही है इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक बड़ा यानी कि देश है, उसमें यानी कि उसके यानी कि कहने का मतलब हेल्प करती है इसमें मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बड़े स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन चल रहा है उसको यानी कि सेंटर एज वेल स्टेट यानी कि दोनों जगह पर यानी अच्छे से चल सके, इसलिए यानी कि ये सर्विसेज कंडक्ट कराई जाती हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि हेल्प करती है किसमें, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें यानी कि यूनिफॉर्मिटी दिखाती हैं थ्रू आउट द कंट्री, हमारी कंट्री में। दे फैसिलिटेट लिएजन, दे फैसिलिटेट लिएजन मतलब मेल जोल करती हैं, दे फैसिलिटेट यानी कि ये मेल जोल दिखाती हैं, कोऑपरेशन दिखाती हैं, कोऑर्डिनेशन एंड जॉइंट एक्शन, यानी कि सहयोग में यानी कि ये एक्शन लेती हैं ऑन द इश्यूज ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि सेंटर और स्टेट पर कोई भी ऐसा इशू हो उसमें यानी कि ज्वाइंटली एक्शन दिखाती है, मतलब मिलकर काम करती हैं। अब बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में देखा जाए, इन द फील्ड ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन द सेंटर स्टेट रिलेशन और एज फॉलो, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में अगर देखा जाए तो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है कुछ यानी कि इस तरीके से हम समझेंगे इनको, कि द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दो द अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, कहने का मतलब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उसको चाहे उसके मेंबर्स को यानी कि गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता है, गवर्नर के द्वारा उसे अपॉइंट किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे हटा सकता है। पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 or more स्टेट्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि पार्लियामेंट जो है वो यानी कि दो स्टेप होता नहीं है, जैसे यूपी में यानी कि यूपी PSC होता है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में MP PSC होता है। अगर ये दोनों मिलना चाहें कि हम एक यानी कि अपना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन रखना चाहेंगे तो पार्लियामेंट उसको इनेक्ट कर सकती है, ठीक है, उसको यानी कि इनकी सलाह पर बना सकती है। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि और दूसरी बात इसमें अब गवर्नर का उतना रोल नहीं रहेगा कि वहाँ के चेयरमैन को या उसके मेंबर्स को अपॉइंट करे, वहाँ के मेंबर्स को यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करके चलेगा, ठीक है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस दैट इज UPSC can serve the needs of states on the request of the state governor and with the approval of the president, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो क्या करता है, सर्व करता है, यानी कि सर्व करता है ऑफ यानी जो नीड्स होती है स्टेट की, किसके रिक्वेस्ट पर, जो वहाँ का गवर्नर होता है उसकी रिक्वेस्ट पर, लेकिन इसे यानी कि ये जो रिक्वेस्ट होती है लेकिन अप्रूव किसके द्वारा किया जाता है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है UPSC असिस्ट द स्टेट in forming and operating the schemes joint recruiting for any services which candidates possess the special qualification are required, यानी कि इसके लिए कुछ यानी कि स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में। यद्यपि जो इंडिया है वो यानी कि अगर देखा जाए उसमें डुअल पॉलिटी का नेचर देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यानी कि जुडिशियल सिस्टम में हमें कहीं भी डुअल सिस्टम ऑफ यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, जो जस्टिस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस का देखने को नहीं मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड एस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद सुप्रीम कोर्ट एट ए टॉप एंड द स्टेट हाई कोर्ट बिलो इट, कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर यानी कि डेवलप किया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऊपर रहता है, उसके नीचे अदर स्टेट्स के क्या होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, SC, ठीक है।
उसके जस्ट नीचे क्या होता है कि सुबार्डिनेट्स, यानी कि उसके नीचे, इन सभी के नीचे सुबार्डिनेट्स कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग अपने। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत हेल्प करता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स इन्फोर्स द बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो सिंगल सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, यानी कि पहले सुबार्डिनेट कोर्ट, उसके ऊपर यानी कि हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इसमें होता क्या है, ना ही हम सेंटर के लॉ को वायलेट करेंगे, ना ही स्टेट के लॉ को वायलेट करेंगे, दोनों को यानी कि हम लोग सजाकर चलेंगे और रूल एंड रेगुलेशन को बनाकर चलेंगे, उस पर ही हम वर्क करेंगे। ये बोलता है हमारे यहाँ का इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। दिस इज डन टू एलिमिनेट द डाइवर्सिटीज इन द रेमिडियल प्रोसीजर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये सब इसलिए किया गया कि हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है उसको एक किस्म से रामबाण की तरीके से काम करे, उसको यानी कि उस तरीके से इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम लाया गया। होता क्या है, जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये जो यानी कि प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है, लेकिन उसका कंसल्टेशन लिया जाता है किसके द्वारा, जो चीफ जस्टिस होते हैं हमारे यानी इंडिया के, एंड द गवर्नर ऑफ द जिस स्टेट के हाई कोर्ट में हो, यानी कि उस हाई कोर्ट के चीफ यानी जस्ट उसका हाई कोर्ट का जो जज है उसको यानी कि अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ के जितने भी जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उसके द्वारा, और गवर्नर ऑफ द स्टेट जिस स्टेट में बात हो रही है। दे कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनको ट्रांसफर्ड भी किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकता है, एक कॉमन हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश कर सकता है किसके लिए, दो या उससे ज़्यादा स्टेट्स के लिए। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक स्टेट्स है, क्या बोलते हैं, एक बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से पंजाब, हरियाणा और यानी कि चंडीगढ़ के लिए एक पर्टिकुलरली हाई कोर्ट है, उसको यानी कि हम उसको यानी कि ये बोला जाता है हाई कोर्ट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे रिलेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से रिलेशंस रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन के दौरान यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर जो होता है वो यानी कि बीकम एंटाइटल्ड गिव द एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट एनी मैटर, यानी कि किसी भी मैटर पर सेंटर जो है उसे डायरेक्शन देता है। एंड ये भी कहा जाता है कि स्टेट जो है वो पूर्ण तरीके से सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। Thus the state government are brought to under the complete control of the center, though they are not suspended, यानी कि उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, लेकिन उसकी जितनी भी कार्यकारी शक्तियाँ हैं, सारी कार्यकारी शक्तियाँ किसके अंदर आ जाती हैं, वो हमारे सेंटर के अंदर आ जाती हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, व्हेन द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज, यानी कि जब भी यानी कि राष्ट्रपति शासन जो इम्पोज किया जाता है किसी स्टेट के ऊपर अंडर आर्टिकल 356, तो प्रेसिडेंट क्या कहता है, ये सब मान के चलता है अपने आप में कि फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। कहने का मतलब जो पूरी पावर होती है उसके जो एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट का, जिसको हम यानी कि गवर्नर के नाम से भी जानते हैं, उसके हाथ में आ जाती है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, यानी कि एक ये तो अभी तो प्रेसिडेंट की रूल की बात थी, लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो उसमें क्या होती है, आर्टिकल 360 जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यानी कि जो सेंटर है कैन डायरेक्ट द स्टेट टू एब्ज्यूर कैनन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रोपेरिटी एंड give other necessary direction including the reduction of the salaries of the persons serving in the states। तो मैं अभी जो बात कर रहा था यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, यानी कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो सेंटर है वो यानी कि कैन डायरेक्ट द स्टेट, यानी कि स्टेट को ये डायरेक्शन देती है एब्जॉर्ब करने के लिए फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंशियल प्रोपेरिटी में देखा जाए तो यानी कि जितने भी वहाँ पर जो कार्य करने वाले जो यानी कि मतलब कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब जो सर्विस कर रहे होते हैं, उनकी सैलरी यानी कि कम कर सकती हैं, ठीक है, मतलब रिडक्शन किया जा सकता है उनकी सैलरी में, ऐसा बोला जाता है। कुछ अदर प्रोविजन उनके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है उनको समझते हैं। द सेंटर द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग अदर प्रोविजंस विच इनेबल द सेंटर टू एक्सरसाइज
कंट्रोल ओवर द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसे प्रोविजन धारण करके चलता है जो योग्य बनाता है हमारे सेंटर को एक्सरसाइज करने में कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो हमारे स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करने में। इसमें क्या है, आर्टिकल जो 355 है वो दो प्रकार के मतलब कहने का मतलब दो प्रकार की ड्यूटीज जो है सेंटर के ऊपर इम्पोज करके चलता है। वो क्या है कि टू प्रोटेक्ट, यानी कि सेंटर को ये बोलता है कि आप जिस स्टेट पे यानी कि या मतलब जो भी स्टेट तुम्हारे अंदर आते हैं उसमें आप क्या करोगे, उनको एक्सटर्नल एग्रीगेशन मतलब कोई भी बाहरी आक्रमण होता है तो उससे आप बचाओगे, और इंटरनल डिस्टर्बेंस के अंदर उसको बचाकर रखोगे, उसके अंदर यानी कि रूल एंड रेगुलेशन बनाकर रखोगे। पहली बात तो ये। दूसरा क्या होता है, टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ द एवरी स्टेट्स इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये हम मानकर चलेंगे यानी कि जो गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट की वो क्या करेगी, यानी कि ये अवज्ञा मान के चलेगी कि विद प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस उनको दिमाग में रखकर चलिए कि उनको वायलेट ना होने पाए। ठीक है। फिर बात आती है द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो गवर्नर होता है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ये तो हम जानते हैं। एंड ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के कहने पर या प्रेसिडेंट के आवभगत में वो यानी कि इस ऑफिस का क्या करेगा, मतलब इस ऑफिस को होल्ड करेगा, मतलब उस पोजीशन को यानी कि निर्वाह करेगा। ठीक है। इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट जो है गवर्नर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, यानी कि सेंटर यानी कि जब यानी कि ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उसमें यानी कि जो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो गवर्नर है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन उसको यानी कि वर्क करना पड़ेगा एज ए एग्जीक्यूटिव या एजेंट ऑफ द सेंटर। और दूसरी बात, ही सबमिट्स द पीरियोडिकल रिपोर्ट्स टू द सेंटर, यानी कि सेंटर को वो यानी कि पीरियोडिकल वे में यानी कि एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थॉट अपॉइंट बाय द गवर्नर। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो स्टेट इलेक्शन यानी कि स्टेट के जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हैं वो क्या करें, अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा ऑफ द स्टेट, जो यानी कि उस स्टेट का होगा। कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि पहले कहने का मतलब यहाँ पर जो यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है किसके द्वारा अपॉइंट किया है, गवर्नर के द्वारा, लेकिन उसे रिमूव कौन कर सकता है, खाली उसे प्रेसिडेंट खाली रिमूव कर सकता है। अगला जो हमारा है फाइनेंशियल रिलेशन है, उनको हम लोग समझेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग इतना ही समझ के चलेंगे। अगला लेक्चर जो होगा फाइनेंशियल रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।